हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उससे अच्छी बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकती टू रेफर। अदर देन दैट, अगर आप आरटीपी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। सो आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज। यहाँ पे मैं सभी यूनिट, सभी चैप्टर्स के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर रही हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या रिविजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं। तो this is the unit journal entries. Actually this is under the chapter called accounting process. Accounting process आपका chapter है जिसमें 6 units है: journal, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book और rectification of errors. यहाँ पे मैं आपको practical problems करवा रही हूँ जो आपके चैप्टर के एंड में गिवन है। इलस्ट्रेशंस भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो अकाउंट है इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंडर क्या क्लासिफिकेशन है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को आप मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। सो हियर रेंट आउटस्टैंडिंग, जैसे आपको पता है कि जो 4 भाई बहन होते हैं ना अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। Now this account is representing a person, तो ये होता है हमारा representative personal account, तो ये हो गया personal। एंड वैसे ये लाइबिलिटी है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच दिस इज अ लाइबिलिटी। ओके, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये हो गया रियल और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये हो गया एसेट, ठीक है। सेल्स, नाउ सेल्स आपकी इनकम है, तो नॉमिनल, यहाँ पे नॉमिनल का रूल लगाते हैं ना हम, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट दिस, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा रेवेन्यू। सो अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच वी हैव एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। वैसे इसमें से इंपॉर्टेंट तो है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस वैसे कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाते हैं, बट स्टिल वील राइट रेवेन्यू हियर। बैंक फिक्स डिपॉजिट, जैसे बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है कि किसी पर्सन के नेम पे होता है, इसी तरह से बैंक एफडी भी पर्सनल अकाउंट होता है, वैसे ये एसेट है, राइट, दिस इज एन एसेट। देन कैश, कैश एक एसेट है तो ये रियल हो गया एंड दिस इज ऑफ कोर्स एन एसेट। बैड डेट्स, नाउ बैड डेट्स इज लाइक अ लॉस, तो हम इसके लिए वर्ड एक्सपेंस ही यूज करेंगे। सो ये नॉमिनल हो गया, दैट्स व्हाई वी डेबिट इट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये हमारा जैसे एक्सपेंस है, अगर आप क्लास 11 भी याद करो, वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते थे वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल में भी लिखा हुआ मिलेगा टेम्पररी कैपिटल, विच मीन्स कि इसको हम कैपिटल में ही एडजस्ट कर देते हैं, बेसिकली उसमें से माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दें एक्सपेंस। देन कैपिटल, कैपिटल इज ऑफ कोर्स पर्सनल, पता है ना आपको, क्योंकि ये पर्सन लेके आता है, तो कैपिटल भी पर्सनल होता है, ड्रॉइंग्स भी पर्सनल होता है, और कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स कैपिटल। सेल्स टैक्स पेबल, पेबल का मतलब ही यहाँ पे पता लग रहा है, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग जैसा ही इसका हो गया, दिस इज पर्सनल एंड दिस इज अ लायबिलिटी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, डेटर्स भी पर्सनल होता है, इवन दो ये एक एसेट है पर ये रियल नहीं होता, ये पर्सनल होता है, और यहाँ पे एसेट। डेप्रीसिएशन आपको पता है एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल शो करते हैं, तो नॉमिनल का यहाँ पे रूल लगता है,
एक्सपेंस है तो कैपिटल में से जैसे माइनस करके दिखाते हैं इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, सो यू कैन राइट हियर टेम्पररी कैपिटल ब्रैकेट में एक्सपेंस, राइट? ओके, आफ्टर दैट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी पर्सनल होता है कैपिटल की तरह, क्योंकि कोई पर्सन लेकर जा रहा है, इसे हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, सो वी कैन राइट हियर टेम्पररी कैपिटल ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। इलास्ट्रेशंस में से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देन नाउ वी हैव जर्नल एंट्रीज। ऑफ कोर्स जर्नल नाम है चैप्टर का, तो जर्नल तो करना ही होगा। Past journal entries for the following transactions in the books of Gama Brothers. Employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost price 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो एम्प्लॉइज लेकर जा रहे हैं, बट वो उन्हें फ्री में नहीं मिल रहा, इट इज नॉट लाइक अ बोनस और अ गिफ्ट, उनकी सैलरी में से वो डिडक्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो बेसिकली बिजनेस के लिए तो ये सैलरी देना ही है, तो यहाँ पे हम सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली दिस इज सैलरी ओनली फॉर द बिजनेस। और जैसे आपको पता है गुड्स जैसे आए वैसे ही चले गए विदाउट गिविंग यू एनी प्रॉफिट, इट इज नॉट अ सेल, बट गुड्स जैसे आए वैसे ही चले गए, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करके दिखाते हैं, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सो हियर यहाँ पर क्योंकि ये सेल नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सेल वैल्यू, वी आर गोइंग टू यूज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वैसे भी हम परचेजेस दिखा रहे होते हैं ना कि इंटरनली ही गुड्स यूज हो गए, हमने बाहर सेल नहीं किए प्रॉफिट पे, so we are going to show it at the cost, which is 75,000. You'll make a proper format of journal, date, particular seller, debit, credit, and you're going to write this. ठीक है? चलिए next. Wages paid for erection of machinery rupees 18,000. This is a capital expenditure. मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए आप वेजेस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश या बैंक से पेमेंट हो रही होगी, सो दैट इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सो नरेशन भी लिखेंगे, ऑफ कोर्स प्रॉपर फॉर्मेट में आप इसे शो करेंगे। देन इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर, आपको पता है सोल प्रोपराइटरशिप में वैसे भी इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है, तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है एंड इज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश मतलब बिजनेस में हमने कुछ कैश रखा होता है फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों के लिए, उसमें से ये पैसे निकाले गए हैं। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? तो रिसीवर वाली इसमें हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, एंड पेटी कैश विच इज एन एसेट दैट इज रिड्यूसिंग, सो 1,17,000। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, रुपीज 5,000 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे 2 लाख का हो गया लिस्ट प्राइस, जो गुड्स के ऊपर टैग लगा हुआ है, फिर हमने बार्गेनिंग की तो हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से जर्नल एंट्री में शो नहीं करते। 10% of 2 lakh is 20,000, so purchases are now going to be recorded at 1,80,000. नवीन ने हमें कहा है कि अगर हम क्विक पेमेंट कर देते हैं तो हमें 5,000 का कैश डिस्काउंट मिलेगा, एंड हम क्विक पेमेंट कर रहे हैं। सो 5,000 का अगर हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा तो हमारी पॉकेट से जाएंगे 1,75,000। नाउ इसके लिए हम 2 सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, या 1 कंबाइंड एंट्रीज ऑल्सो ओके। जैसे अगर मैं 2 एंट्रीज पास करूं तो पहले मैं सिर्फ ये एंट्री पास कर रही हूँ कि हमने नवीन से गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नवीन, यहाँ पे नवीन को हम अपना सॉर्ट ऑफ क्रेडिटर बना रहे हैं। We are going to record purchases at 1,80,000 net of trade discount, और फिर नेक्स्ट एंट्री में हम नवीन को पेमेंट कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है,
So Naveen debit to discount received and to cash account. So here 1,80,000 कैश डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है दैट इज 5,000 और हमारी पॉकेट से जा रहे हैं 1,75,000 और यू कैन पास वन सिंगल एंट्री फॉर दिस. आप अलग से उसको क्रेडिटर बना के ना दिखाओ, वैसे भी इसे हम नेट कर देंगे तो नवीन यहाँ से हट जाएगा. सो सिंपली हमने परचेज किया और हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिला. 1,80,000 की परचेजेस हैं, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. हमारी पॉकेट से जा रहे हैं 1,75,000 और हमें डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है ऑफ 5,000. राइट, सिंपल है. प्रॉपर फॉर्मेट में नरेशन के साथ लिखेंगे. चलिए मूविंग ऑन नाउ. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स अ बेबी क्वेश्चन. कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन. So 15 lakh is equal to 2,50,000 plus what? This will be 12,50,000. Then dash is equal to this plus this. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाएगा 2,25,000. Then 14,50,000 is equal to this plus this. So this will be 25 and 50, 75,000. Then 57 lakh is equal to, ये नेगेटिव में है, माइनस 2,80,000 प्लस दिस कैपिटल. टेक इट टू द अदर साइड. सो दिस कम्स आउट टू 59,80,000. राइट, 59,80,000. ठीक है, चलो सिंपल. नेक्स्ट, show the effect of increase, decrease and no change on the assets of the following transaction. सिर्फ एसेट्स के ऊपर हमें इफेक्ट बताना है. परचेज ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ. तो अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ में करनी है, मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. बट उन्होंने सिर्फ इफेक्ट हमसे एसेट्स पे पूछा है, तो एसेट पे इफेक्ट बोले तो एसेट विल इंक्रीज, विच इज ऑफिस फर्नीचर. ठीक है. कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज. हमें यहाँ पे कैश मिला है, हमने कोई सर्विसेज यहाँ पे रेंडर की है तो हमें कैश मिल रहा है. सो सिंपली यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, विच इज कैश. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. नाउ ये थोड़ा ध्यान से देखना. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे हमारा स्टॉक कम हो रहा है और हमारे डेटर्स बन रहे हैं. नाउ यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं. यहाँ पे ये हो सकता है कि मैंने 50,000 की चीज 60,000 में सेल की, तो स्टॉक मेरा 50,000 से कम हो रहा है, बट डेटर्स जो मेरे क्रिएट हो रहे हैं वो 60,000 के हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा एसेट्स के ऊपर वो तो इंक्रीज का आएगा. यहाँ पे मेरा जो नेट एसेट है फाइनली वो बढ़ जाए. यहाँ पर मेरे जो एसेट्स हैं वो नेट में देखा जाए तो बढ़ जाएंगे. बट अगर हम ये मान लें कि हमने सेल किया है कॉस्ट पे ही, तो 50,000 का स्टॉक कम हो रहा है और 50,000 से ही डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो नो इफेक्ट ऑन एसेट्स. राइट, तो इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं. इफ द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो फाइनल जो इम्पैक्ट होगा एसेट्स पे वो इंक्रीज का होगा. एंड इफ द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट, तो देयर विल बी नो चेंज ऑन द एसेट्स, क्योंकि एक एसेट बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, तो फिर नो चेंज. राइट. देन विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. यहाँ पे हमारा कैश कम हो रहा है और ड्रॉइंग्स है, तो कैश कम हो रहा है, एसेट यहाँ पे हमारा कम हो रहा है. हायर्ड एन एम्प्लॉय एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग. यहाँ पे हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय को हायर किया है. दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इससे कोई एसेट कम ज्यादा नहीं हो रहा है. अभी हम देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे कि हम एम्प्लॉय को अपना एसेट माने, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं. सो यहाँ पर देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एसेट्स. देन रिटर्न गुड्स वर्थ 50,000. अगर आपने गुड्स रिटर्न किए तो आपका स्टॉक यहाँ पे कम हो रहा है. और देखा जाए मतलब आपने पहले गुड्स खरीदे होंगे, परचेजेस की होंगी जो अब आप रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स भी कम होंगे. बट क्रेडिटर तो एक लाइबिलिटी होती है,
उन्होंने हमसे इफेक्ट पूछा है एसेट पे, तो हम एसेट पे इफेक्ट कहेंगे कि एसेट कम हो रहा है, ठीक है। One of our debtors agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him. तो यहाँ पे हम कंपनी है, हमारा एक डेटर है जिससे हमने पैसे लेने थे और हमारा एक क्रेडिटर है जिससे हमने पैसे देने थे। बाय चांस अमाउंट दोनों का सेम है, तो हमने डेटर को कह दिया कि तुम सीधा उससे पैसे दे दो। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरा डेटर कम हो रहा है और मेरा क्रेडिटर भी कम हो रहा है, राइट। बट क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो सिंपली डेटर कम हो रहा है, सो आपका एसेट कम हो रहा है, ठीक है। देन एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मेहता एंड कंपनी टू परचेज ऑल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ये भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है एसेट्स के ऊपर, ठीक है। सो नो इफेक्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है हमसे, लेट अस सी। Following is the information provided by Mr. Gopi pertaining to the year ended 31st March 2019. Find the unknowns. Okay, यहाँ पे जैसे कोई मिसिंग वैल्यूज होंगी वो हमें फाइंड करनी है। Showing computation to support your answer. देखो हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के आसपास ही ये रिवॉल्व हो रहा होगा, so it's not going to be difficult. So we have, एक बार देखते हैं, मशीनरी which is an asset, then accounts payable, liability, inventory, total liabilities including capital, cash, bank, trade receivables यहाँ पे missing है, loans, closing capital, loans और closing capital भी missing है, cash भी missing है, opening capital given है, loss given है और additional capital given है। Then during the year sales of 15 lakh and 55,000 was made, out of which 15 lakh have been received. तो आप बताओ कितना रिसीव नहीं हुआ। जो रिसीव नहीं हुआ दैट इज 55,000, एंड एक्चुअली वही तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो पैसे हमें अभी रिसीव नहीं हुए फ्यूचर में रिसीव होंगे, तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड वन मिसिंग वैल्यू विच इज बी। तो यहाँ पे बी हमारा हो गया विषय 55,000। ओके, then we have one more asset which is missing, that is cash. अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे? देखो हमें पता है that assets is equal to liabilities plus capital. ओके, यहाँ पे आपको liabilities और capital का टोटल गिवन है as 14,15,000. This is 14,15,000. So this is also 14,15,000 ना, यानी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स वो है 14,15,000। अब हम सभी एसेट्स को इंडिविजुअली ऐड करके देख लेते हैं और कैश को फाइंड आउट कर लेंगे। सो एसेट्स में हमारे पास एक है मशीनरी 12 लाख, देन वी हैव इन्वेंट्री 60,000, देन वी हैव कैश विच वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ, बैंक इज 80,000, देन ट्रेड रिसीवेबल्स हमने अभी फाइंड आउट किए 55,000। चेक कर लो और तो कोई नहीं है एसेट यहाँ पे, ठीक है। इन सबका टोटल है 14,15,000। सो टेक ऑल द वैल्यूज टू दिस साइड एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ कैश हियर। सो दिस कम्स आउट टू 20,000। 20,000 हमारे कैश की वैल्यू है विच वॉज अ मिसिंग वैल्यू ए इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। नाउ वी हैव ओपनिंग कैपिटल और कुछ और बातें भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो ये तो हमें पता ही है। जैसे ओपनिंग कैपिटल में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट या माइनस करते हैं लॉस। इन दिस क्वेश्चन लॉस इज गिवन, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, प्लस एडिशनल कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगर होती तो माइनस कर देते, क्या ड्रॉइंग्स हैं यहाँ पे? नो, ड्रॉइंग्स आर नॉट देयर, is equal to closing capital. So this is going to be simple now. Opening capital हो गया हमारा 10 lakh, minus loss is 35,000, plus additional capital is 1 lakh,
So what will be your closing capital? So this will be 11 lakh में से 35,000 माइनस कर दो, so 10 lakh and 65,000. ठीक है, so हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है विशिट 10 lakh and 65,000. This was our missing value D. ये हमारा D आ गया. ओके, चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. we have computed cash, closing capital, trade receivables. Now loans. अब ये भी सिंपल है. देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट की वैल्यू हमें पता है 14,15,000. लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? लोन्स डेफिनेटली, एंड ऑल्सो अकाउंट्स पेबल, बिकॉज ये क्रेडिटर्स है. तो हियर वी कैन राइट कि ये है लोन्स प्लस अकाउंट्स पेबल, दैट इज 1 lakh, प्लस कैपिटल. अब ये कौन सी कैपिटल? देखो, क्लोजिंग कैपिटल ही होगी ना. आफ्टर एवरीथिंग वी आर लुकिंग एट द इफेक्ट, और यहाँ पे बोला भी है फॉर द ईयर एंडेड 31st March. तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, दैट इज 10 lakh and 65,000. 10 lakh and 65,000. तो बस अब इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे टेक दिस एंड दिस टू द अदर साइड एंड गेट द वैल्यू ऑफ लोन. So this will come out to 2,50,000. 2,50,000 loans की value है ये. This was C. ठीक है? So that's it. This was an easy question. अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यहाँ पे पता है, तो ये फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है, चलिए, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. अब आपको इलास्ट्रेशंस खुद से प्रैक्टिस करनी है. बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड रिप्लाई टू योर कमेंट, and if needed I'll make a video related to your query as well.